हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस। हम कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। हम 6 to लेके 10 तक का पूरी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी फॉर अवर यूपीएससी एग्जाम। सो गाइज, बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो हम आगे पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए, सो बहुत ध्यान से बैठेगा और ध्यान से सुनेगा, ठीक है, एकदम एक्टिव रहेगा क्लास में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज द ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। और गाइज ऐसा नाम रखा क्यों गया? डिसिप्लिन मतलब वो वाला डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन यहाँ पे मतलब हो रहा है कि ज्योग्राफी एज अ अलग से हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। पहले ज्योग्राफी जो है सोशल साइंसेज के अंडर आती थी, लेकिन अब हमारा ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर अलग से सब्जेक्ट बना दिया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। सो आज हम इसी पे बात करेंगे, ज्योग्राफी एज अ सिंगल डिसिप्लिन, एज अ सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में गाइस। ज्योग्राफी अर्लियर स्टडीड अंडर सोशल साइंसेज, नाउ एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। सो गाइस ज्योग्राफी जो हमारा एक सब्जेक्ट था जो पहले ना सोशल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर में आता था, लेकिन अब क्या, अब हम उसे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का नाम दिया है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन दे दिया कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग से एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ज्योग्राफी हम क्या क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी स्टडीज़ फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़, देयर इंटरेक्शंस ओवर स्पेस एंड टाइम। ऑब्वियसली बात है कि हम ज्योग्राफी में तक क्या पढ़े? हमने 6 से लेकर 10 तक पूरी ज्योग्राफी खत्म कर ली एनसीईआरटी में। हमने उस फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करा, ह्यूमंस कैसे, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ है एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करी उनकी एक्टिविटीज़, उसके बारे में पढ़ा। सो फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जितना भी नॉलेज है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जितना नॉलेज है, इन दोनों का जो इंटरैक्शन हो रहा है वो स्पेस एंड टाइम, ये पूरा जो इंटरैक्शन है ये हमारा ज्योग्राफी बताता है। ज्योग्राफी के अंदर हम ये पढ़ाई करते हैं गाइस कि फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड दिस कम्स अंडर योर ज्योग्राफी। कोर आइडिया क्या है? अंडरस्टैंडिंग अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमंस। तो बात वही है गाइस, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हम पूरे अर्थ को समझ रहे हैं जो कि ह्यूमंस का घर है। सो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ एंड द अर्थ्स एनवायरनमेंट दोनों कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट होल सिस्टम्स कम्स अंडर योर ज्योग्राफी। दैट इज़ वाई ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमने इसे एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि ज्योग्राफी पढ़नी क्यों है। भाई हमने इतनी सारी ज्योग्राफी पढ़ ली है, अभी तक हम 6 से लेके पूरा 10 तक पढ़ चुके हैं, हम क्लास 11 फाइनली पढ़ रहे हैं। सो हमने ज्योग्राफी पढ़ी क्यों? वाई आर वी स्टडीइंग ज्योग्राफी? अभी तक पूरी ज्योग्राफी पढ़ने में आपको समझ में आ गया कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे थे, ठीक है। सबसे पहली बात, ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लैंड, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए चीज़ें हमारी रिसोर्सेज है गाइस, नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमंस इन रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करता है? हाउ एनवायरनमेंट शेप्स लाइफ एंड हाउ ह्यूमंस मॉडिफाई एनवायरनमेंट। सो गाइस सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हम ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को समझने के लिए, ठीक है। कैसे एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को शेप करता है, कैसे हम एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे हमने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है कि अच्छा हमें एनवायरनमेंट से ये सामान चाहिए, सो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि हम एनवायरनमेंट को खुद से मॉडिफाई कर सके, थोड़ा कंट्रोल में ला सके। सो हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब चीज़ें समझने के लिए जो हमारे आसपास की ही चीज़ें हैं, हमें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता चल रहा है। वही नहीं पता होगा तो फिर भाई मतलब क्या ही पता होगा, करेक्ट। हमें आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट हमें कैसे संभाल रहा है, हम कैसे एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है। एंड इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं बिकॉज वी एज ह्यूमंस वी डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी आर यूजिंग। उसके नेचुरल रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस पर डिपेंडेंट है, हमें उसको समझना होगा, ठीक है। सो देयरफॉर ज्योग्राफी एक्सप्लेन करते हैं कैसे एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को शेप करता है, हम कैसे एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करें, कैसे हम नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट है, और हम कैसे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके उस पर थोड़ा कंट्रोल ला रहे हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर योर ज्योग्राफी एंड दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पढ़ना। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस। जब हम स्कूल में तो हमको लगता थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। अब आपको अगर ज्योग्राफी बहुत अच्छे समझ में आ रही है तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार विंड्स ऐसे चलती है, इसलिए ऐसे क्लाइमेटिक पैटर्न्स है। सो ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर एकदम समझ लोगे तो क्या हो रहा है। सो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, देयरफॉर वी हैव टू स्टडी ज्योग्राफी, तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी रेलेवेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। क्लाइमेट चेंज हो गया, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर स्टडीज़ हो गई, ये सब यूपीएससी के रेलेवेंस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इसलिए ये सब हमारे ज्योग्राफी के अंदर आते हैं एंड दीज आर द रीजन दैट वाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो बहुत पुराने सालों से ह्यूमन जो इवॉल्व हुए हैं, करेक्ट।
पहले लोग हंटिंग किया करते थे, ठीक है, हंटर्स थे, गैदरर्स थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो और टेक्नोलॉजी में चला गया, वो एक मॉडर्न एडवांस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो एवोल्यूशन आया ह्यूमन सोसाइटी में। सबसे पहले प्रिमिटिव स्टेज था, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग करना। सो अब ट्रांजिशनल स्टेज आ गया जहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा कि भाई हम कैसे खाना उगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मॉडर्न स्टेज, इंडस्ट्रियल प्लस टेक्नोलॉजिकल। हमें पता है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि अब हमारा मॉडर्न स्टेज चल रहा है, हम एनवायरनमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल में ला रहे हैं अपने हिसाब से अपने काम निकलवाने के लिए। इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर नेचर, सो दिस इज़ द थिंग जो हमारा मॉडर्न स्टेज में है कि हमने नेचर पे हल्का कंट्रोल जो है वो इंक्रीज़ कर लिया है। शिफ्ट कैसे हुआ? सबसे पहले डिपेंड करते थे हम, करेक्ट, एनवायरनमेंट पे, हमारे नेचर पे। सबसे पहले डिपेंडेंस था, फिर अडाप्टेशन हुआ, हमने ढाल लिया अपने आप को, अडाप्ट किया, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाए गए और हम फाइनली अब हम थोड़ा एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, जो कि है थोड़ी गलत बात, बट या ह्यूमंस कर रहे हैं ऐसा। सो ये पूरा ह्यूमन जो है उनका पूरा इवॉल्विंग स्टेज हो रहा है कि अच्छा पहले ऐसा था, पहले डिपेंडेंस था, फिर अडाप्टेशन हुआ, फिर मॉडिफिकेशन, अब हम कंट्रोल में जा रहे हैं। दिस इज़ योर होल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आगे हम बात करते हैं स्पेशियल वेरिएशन के बारे में। ये गाइस, ये जो भारी भरकम वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? स्पेशियल मतलब आप समझो स्पेस, ठीक है, और वेरिएशन मतलब वेरी करना, वेरिएबल्स आपने सुना मैथ्स में, करेक्ट। वेरी करना मतलब जो चेंज होता रहता है, वेरी करता है, ठीक है। सो स्पेशल वेरिएशन क्या है? ये चीज़ हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं कि कौन से स्पेसेस जो है हमारे ज्योग्राफी में, वो हर स्पेस जो हमारा वेरी करता है चीज़ों में। सपोज़ कहीं पर रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पर कम मिल रहे हैं, सो हर स्पेस वेरी करता है, करेक्ट। ये डिफरेंसेस हर जगह है, ये वेरिएशंस हर जगह है। डिफरेंसेस किस में एग्जिस्ट करता है? फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज, कल्चर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ों में वेरिएशन है, सब चीज़ों में डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस क्यों है, कहाँ है, कैसे हैं, ये सब चीज़ ज्योग्राफी पढ़ाता है। देखो ज्योग्राफी के अंदर हम स्पेशल वेरिएशन के बारे में बात करते हैं गाइस कि ये स्पेशल वेरिएशंस है क्यों और कहाँ पे है, ठीक है। सो ज्योग्राफी स्टडीज दैट व्हाई दीज वेरिएशंस अकर अक्रॉस स्पेस। तो अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ज्योग्राफी की, हम समझ रहे हैं ना कि अच्छा विंड्स ऐसे चलती है तभी वहाँ पे बारिश हो रही है, पर यहाँ पे नहीं हो रही है, करेक्ट। सो ज्योग्राफी वेरिएशंस को पढ़ता है, हमें समझाता है कि अच्छा ये वेरिएशंस अगर हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, हर स्पेस में अलग अलग क्यों है। कुछ स्पेस में रिसोर्सेज ज़्यादा है तो कुछ स्पेस में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कुछ स्पेस में इकोनॉमी ज़्यादा है, कुछ स्पेस में थोड़ा कल्चरली ज़्यादा है, ऐसा क्यों है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, जो डिफरेंसेस हम उसको पढ़ते हैं। सो द वेरिएशन विच इज़ देयर इन स्पेस, स्पेशल वेरिएशन जो है वो ज्योग्राफी हमें अच्छे से समझाता है और बताता है कि हम क्यों ये वेरिएशंस जो है लाई कर रहे हैं अलग अलग स्पेसेस में। एंड देयरफॉर स्पेशियल वेरिएशन, ये जो वर्ड है, जो डिफरेंसेस है जो एग्जिस्ट करते हैं हर स्पेस में, वो हमें ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझाता है। आई होप आपको पूरा वर्ड क्लियर हो कि गाइस स्पेशल वेरिएशन एक्जैक्टली होता क्या है, ज्योग्राफी हमें यही चीज़ समझाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी क्या है? इट वाज कॉइन्ड बाय एराटोस्थेनेस। सो एराटोस्थेनेस ये एक इंसान थे भाई, उन्होंने ये नाम कॉइन किया, ठीक है। जियो मतलब अर्थ, तो भैया जीईओ, भैया हम जी रहे हैं ना, अर्थ जीने के लिए चाहिए, तो जीईओ मीन्स अर्थ। एंड ग्राफोस मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ये पूरा हमारा ज्योग्राफी जो टर्म नाम है वो डिस्क्राइब कर रहा है ये चीज़ कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, द अर्थ डिस्क्रिप्शन। लेकिन थोड़ा अब जो मीनिंग है वो एक्सपांड कर दिया गया, इसका पूरा मीनिंग क्या बनाया गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अबाउट ऑफ ह्यूमंस, जो ह्यूमंस का घर है दैट इज़ अर्थ, उसका डिस्क्रिप्शन। अब हमने जो है एक डेफिनेशन है वो ऐसे बनाया कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन तो हम बात करें, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अबाउट ऑफ ह्यूमंस, जो ह्यूमंस का घर है जो अर्थ है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। आई होप आपको पूरा मीनिंग समझ आया कि ज्योग्राफी क्या है, उसका मीनिंग कहाँ से आया, नाम किसने दिया? एराटोस्थेनेस जी ने दिया था। मॉडर्न मीनिंग यही है, दैट स्टडी ऑफ स्पेशियल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। सो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़े? हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ह्यूमंस का घर है, ठीक है, और उसके अंदर जो स्पेशियल पैटर्न्स है, जो हर स्पेस में डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। चलिए आगे बात करते हैं हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी। सो भाई ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या हो गया? ज्योग्राफी एक अलग से डिसिप्लिन तो है, हमें पता है कि एक अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये है कि वो बाकी सब के साथ रिलेट करता है, लिंक करता है अलग अलग चीज़ों को। इट लिंक्स नेचुरल प्लस सोशल साइंसेस। सो ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, ज़रूर है, बट इसका एक ये भी नेचर है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी है, सबसे साथ इंटररिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है नेचुरल और सोशल साइंसेस को अपने साथ। देयरफॉर इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। सेकेंड हम इसके नेचर में बात करें तो इंटीग्रेटिव नेचर भी है। इंटीग्रेटिव मतलब क्या होगा? इस इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना, जोड़ना किसी चीज़ को, करेक्ट। सो कंबाइंस मल्टीपल फैक्टर्स,
बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हमें कुछ चीज़ समझाता है, सो इसका इंटीग्रेटिव नेचर भी है, इंटीग्रेशन करना, जोड़ना किसी चीज़ को। डायनामिक की बात करें सो चेंजेस ओवर टाइम, ज्योग्राफी स्टैटिक नहीं है गाइस, हर समय के साथ ही बदलती रहती है, ठीक है। सो डायनामिक है ज्योग्राफी, डायनामिक नेचर है ज्योग्राफी का, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। एंड देन वी हैव स्पेशियल साइंस, भाई हमें पता है ये चीज़ कि स्पेशियल साइंस भाई इसका पूरा उसके बारे में बात करता है, फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न्स। तो जो पैटर्न्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अलग अलग स्पेसेस में वेरिएशंस है, उसके बारे में ज्योग्राफी बात करता है, हमें समझाता है कि क्यों है। सो दीज आर द कि ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, इंटीग्रेटिव नेचर है, डायनामिक नेचर है, और स्पेशल साइंस के बारे में बात करता है, स्पेशल वेरिएशंस के बारे में बात करता है। दिस इज द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी एक्चुअली में है कैसा। आप समझो, हम ज्योग्राफी अब एकदम ह्यूमन की तरह इमेजिन करो और हम उसके बारे में समझ रहे हैं, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, एरियल डिफ्रेंसिएशन। सो अभी तक हमने स्पेशल वेरिएशन के बारे में बात करी, मतलब वही स्पेशल डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करी। नेक्स्ट वी हैव द एरियल डिफ्रेंसिएशन ना, ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ठीक है, कि एरिया में जो डिफ्रेंसिएशन आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ का सरफेस जो है दैट इज़ अनइवन एंड डाइवर्स। हमें सबको पता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है, कहीं पे प्लेन्स हैं तो कहीं पे कुछ डेजर्ट एरिया है, वो बहुत अनइवन और डाइवर्स है अर्थ का जो सरफेस है। तो ज्योग्राफी ये चीज़ पढ़ाता है, ज्योग्राफी स्टडीज़ डिफरेंसेस प्लस सिमिलैरिटीज़ अक्रॉस रीजन्स। तो जो रीजन्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस, मतलब जो एरिया के अंदर डिफरेंसेस होता है, जो एरियल डिफरेंशिएशन, नाम वहीं से बना है। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब एरिया में, रीजन्स में जो डिफरेंसेस है, जो सिमिलैरिटीज़ है, उसके बारे में ज्योग्राफी हमें बढ़ाता है। सो स्पेशल वेरिएशन हमने पढ़ा पहले स्लाइड्स में, देन हमें वो एरियल डिफरेंशिएशन भी समझाता है कि किस एरिया में कौन कौन से डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो क्रॉपिंग पैटर्न वेरीज ड्यू टू सॉइल, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। हम सबको पता है गाइस कि हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़े, पर वो सॉइल अलग अलग रीजन में मिलता है ना, कहीं कहीं क्रॉपिंग पैटर्न जो वेरी करता है कि कहीं की सॉइल अच्छी है, कहीं का क्लाइमेट ऐसा है, करेक्ट। तो ये क्यों वेरी करता है, ज्योग्राफी हमें ये चीज़ समझाता है, हमें ये चीज़ पढ़ाता है कि डिफरेंसेस जो रीजन में आ रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ में आ रहे हैं, कहाँ है, क्यों है। दैट इज़ योर एरियल डिफरेंशिएशन। आई होप आपको स्पेशल और एरियल दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गाइस, ये दोनों चीज़ हमें ज्योग्राफी पढ़ाता है। सो ज्योग्राफी के अंदर हम इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हम, कैजुअल एंड एनालिटिकल अप्रोच। ना ये एनालिटिकल अप्रोच कैसे है गाइस, एनालिटिकल मतलब क्या, कुछ चीज़ को बहुत डिटेल में जाके बताना, ठीक है। ज्योग्राफी हमें सारे जवाब देता है, ज्योग्राफी आंसर्स व्हाट, वेयर एंड व्हाई। मतलब ये 3 सवाल ज्योग्राफी जो हमारे सॉल्व करता है गाइस, ठीक है। व्हाट मतलब क्या फीचर्स है, कौन से हैं, क्या है, व्हाट आर द फीचर्स। वेयर मतलब कहाँ है, अगर ये फीचर्स है तो कहाँ है, किस लोकेशन पे है, वेयर इज़ इट। एंड कॉजेस, क्यों है, अगर ऐसे फीचर्स इस लोकेशन पे है भी तो क्यों है, वाई। सबसे डिफ़िकल्ट सवाल देना ना, सबसे डिफिकल्ट जवाब देना इज़ योर वाई ओनली, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमें बहुत अच्छे से बताता है, ज्योग्राफी हमें व्हाट भी बताता है, वेयर भी बताता है एंड वाई भी बताता है, क्यों होता है। सो क्यों जो सवाल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ समझाता है कि अच्छा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पे ऐसा कुछ है तो क्यों है। तभी ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक एनालिटिकल अप्रोच भी ले रहा है। फोकस क्या रहता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे रहता है। कॉज रिलेशन मतलब ये है कि सपोज़ यहाँ पे कोई ऐसा फीचर है, ठीक है, तो क्यों है, क्या कॉजेज़ क्या है उसके, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ज्योग्राफी फोकस करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे, तभी ज्योग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है गाइस, ठीक है। इट मेक्स ज्योग्राफी साइंटिफिक एंड एनालिटिकल इन इट्स अप्रोच। ज्योग्राफी हमें इतने अच्छे से डिटेल में क्यों का मतलब समझाता है, कहाँ है, क्यों है, ठीक है, ये सब चीज़ें समझाता है। देयरफॉर इट मेक्स द सब्जेक्ट साइंटिफिक एंड एनालिटिकल इन इट्स अप्रोच। देयरफॉर ज्योग्राफी अगर हमें समझ में आने लग जाए तो ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम पूरे अर्थ के बारे में समझ पाएंगे कि अच्छा अर्थ में ऐसे फीचर्स हैं तो क्यों है, कहाँ पे है। एंड देयरफॉर जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है एक एनालिटिकल अप्रोच भी लेता है हमें समझाने के लिए। आगे बात करते हैं हम ह्यूमन नेचर इंटरैक्शन के बारे में। हम सबको पता है गाइस कि हम नेचर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, हम नेचर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव एन इंटरैक्शन विथ नेचर। ह्यूमन्स आर पार्ट ऑफ नेचर। नेचर इन्फ्लुएंसेस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हम किस टाइप का खाना खाते हैं, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, कैसा शेल्टर, ये सब हमारा नेचर जो इन्फ्लुएंस करता है। भाई जहाँ पे ठंडी है तो वहाँ पे क्लोथिंग डिफरेंट होगा, जहाँ पे गर्मी क्लोथिंग डिफरेंट होगा, करेक्ट। सो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये तीनों चीज़ें नेचर जो हमारा इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन्स अडाप्ट करते हैं नेचर के हिसाब से, प्लस मॉडिफाई भी करते हैं एनवायरनमेंट को। रिजल्ट क्या हुआ, कल्चरल लैंडस्केप दैट इज़ ह्यूमनाइज्ड नेचर। सो धीरे धीरे ह्यूमन से नेचर से अडाप्ट करना सीख लिया, लेकिन अब वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी करने लगे अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कंट्रोल आने लगा कि अच्छा एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से हम ढाल लेंगे।
सो ह्यूमंस ने ये चीज़ करी, ठीक है, ह्यूमन ने इंटरैक्ट किया नेचर के साथ, नेचर को अडाप्ट किया जैसा था वो वैसे, और फिर धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया. सो दिस इज़ योर ह्यूमन नेचर इंटरैक्शन कैसे है. आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. ना टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये जो ह्यूमन नेचर इंटरैक्शन है वो कैसे अच्छा हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, हम क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, इसके बारे में बात हो रही है. रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स. ना गाइस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को भी हम रिड्यूस कर पा रहे हैं. सपोज इन्वायरमेंट की वजह से अगर हमारे काम में कोई रुकावट आ रही है तो हम उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी. करेक्ट. सो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स जो है, एनवायरमेंट की वजह से जो हमारी रुकावटें आ रही है काम में, वो चीज़ें कम हो रही बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी जो अभी हो रही है. इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड मोबिलिटी. नाउ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि पहले जहाँ पे कम प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट की वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया. मोबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, मूव करने की जो चीज़ें हैं. सो प्रोडक्टिविटी और मोबिलिटी दोनों ही इंक्रीज़ करेगी बाय बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. सो टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट जो है वो कम हो गए. इन्वायरमेंट हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रहा है. वाई? बिकॉज वी हैव दैट टेक्नोलॉजी कि हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सके या कंट्रोल कर सके अपने काम निकलवाने के लिए. So this is how technology has reduced the environmental constraints and increased productivity and mobility. आगे हम बात करते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में. ना गाइस हमने स्पेशल वेरिएशन पढ़ा था, करेक्ट. सो ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. स्पेशल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसको इंटीग्रेट किया, उसको जोड़ा, ठीक है. सो स्पेस ऑर्गेनाइज थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी. हमें पता है गाइस अलग अलग स्पेसेस है ज्योग्राफी में, करेक्ट. तो हमने एक स्पेशल पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हमने इंटीग्रेट कर लिया, अलग अलग स्पेसेस को जोड़ने की कोशिश करी. कैसे? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू, करेक्ट है ना. अगर सपोज यहाँ का स्पेस हम वहाँ से जोड़ना है तो वी हैव रूट्स, वी हैव सेटलमेंट्स, ठीक है. तो हमने पूरा इंटीग्रेटेड पैटर्न बना लिया, एक सिस्टम बना लिया जो इंटीग्रेशन कर रहा है, यहाँ पे हर चीज़ को जोड़ रहा है, हर स्पेस को जोड़ रहा है थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. कॉन्सेप्ट कैसे? नोड सेटलमेंट्स हो गए, रूट्स हो गए, लीड्स टू इंटीग्रेटेड स्पेशियल सिस्टम. सो इतने अलग अलग स्पेसेस होने के बावजूद हम सब इंटीग्रेटेड हैं, हम सब जुड़े हुए हैं. वाई? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, करेक्ट. सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है और इंटीग्रेट कर रहा है, सबको जोड़ रहा है. किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू. आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन. गाइस ना इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मतलब क्या हो गया? ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट तो है ही, अलग से डिसिप्लिन है, लेकिन इंटीग्रेटिंग है, सबको जोड़ता है, इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहा है. हम उसके बारे में बात करते हैं. ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस. ना इतना बड़ा वर्ड आ गया गाइस. एक तो डिसिप्लिन मतलब ये कि हमारा अलग सा सब्जेक्ट है. सिंथेसिस मतलब क्या है? सिंथेसिस मतलब अभी समझो कि अलग अलग आइडियाज़ को कंबाइन करना, अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट करना. सो ज्योग्राफी ये चीज़ करी तभी तो हम उसे इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का नाम दे रहे हैं, करेक्ट. सो इसी के अंदर डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस आता है. कैसे? ज्योग्राफी डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सिंथेसिस हो रहा है, इंटीग्रेशन अक्रॉस स्पेस. अभी हमने पढ़ा ना गाइस कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनना है, इंटीग्रेट होकर, करेक्ट. वही हम स्पेशल सिंथेसिस में बात करेंगे. सो ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है क्योंकि वो स्पेशल सिंथेसिस कर रहा है. स्पेशल सिंथेसिस मतलब अलग अलग स्पेसेस को जोड़ रहा है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अभी हमने बात करी, सो वही सेम चीज़ है कि हम कैसे स्पेसेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्पेसेस को जोड़ रहे हैं. सो दिस इज नोन एज स्पेशल सिंथेसिस. उसे हम कहते हैं स्पेशल सिंथेसिस. कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी को हम स्पेशल सिंथेसिस बोलते हैं और हिस्ट्री को टेम्पोरल सिंथेसिस बोलते हैं ना. ये मतलब क्या है? ज्योग्राफी में स्पेशल सिंथेसिस इसलिए बोलते हैं कि जो गाइस अलग अलग स्पेसेस है, ऑब्वियसली बात है डिफ्रेंसिएशन सब में है, डिफरेंसेस है हर एरिया में, हर स्पेस में. तो जो अलग अलग स्पेसेस है उनको जोड़ना, उनको इंटीग्रेट करना, दैट इज नोन एज योर स्पेशल सिंथेसिस. ज्योग्राफी यही करता है, करेक्ट. हिस्ट्री में टेम्पोरल क्यों बोला गया? टेम्पोरल मतलब ये बात हो रही है टाइम के बारे में बात हो रही है ना. अलग अलग टाइम लाइन्स में जो हिस्ट्री में हुआ है उसको इंटीग्रेट करके हमें पढ़ाना, करेक्ट ना. हिस्ट्री में हम कैसे पढ़ते हैं ना, अलग अलग टाइम लाइन में जो चल रहा है उसको पूरा इंटीग्रेट कर पढ़ना, उसको कंबाइन करके पढ़ाना हमें, दैट इज नोन एज योर टेम्पोरल सिंथेसिस. सो सिंथेसिस मतलब यही होता है कि अलग अलग चीज़ों को कंबाइन कर देना. तो ज्योग्राफी में क्या होता है? अलग अलग स्पेसेस जो है, डिफरेंसेस जो है, ठीक है, जो डिफ्रेंसिएशन है, सारे अलग अलग स्पेसेस जो है उन लोग को जोड़ना, इंटीग्रेट करना. तो ज्योग्राफी इज नोन एज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस और हिस्ट्री में हम उसे टेम्पोरल सिंथेसिस कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग टाइमलाइंस को वो जोड़ रहा है. सो दिस इज योर टेम्पोरल सिंथेसिस. आई होप आपको स्पेशल सिंथेसिस और टेम्पोरल सिंथेसिस का मीनिंग अच्छे से क्लियर है गाइस. ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आते हैं आंसर्स में लिखने के लिए.
अप्रोच कैसी है, होलिस्टिक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ रियलिटी। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मतलब बहुत ही डिटेल में हम एक पूरा मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देख रहे हैं, होलिस्टिक व्यू देख रहे हैं कि हम कैसे हर चीज़ अलग अलग को जोड़ के उसका एक बहुत ही डिटेल्ड व्यू ले रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऐसा अप्रोच रखता है, तभी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मतलब हम डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस कह रहे हैं अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो कि स्पेशियल सिंथेसिस क्या होता है, टेम्पोरल सिंथेसिस क्या होता है। ज्योग्राफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस में आती है। आगे बात करते हैं हम इंटरडिपेंडेंस के बारे में। गाइस इंटरडिपेंडेंस क्या है, ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती है, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती है, सब इंटरडिपेंडेंस पे है, ठीक है। वर्ल्ड पूरा एक सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज है, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं गाइस, सभी पूरा साइकिल है, पूरा चेन बनता है, करेक्ट। नो फिनोमिनन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, रिसोर्सेज, इकोनॉमी सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ज्योग्राफी स्टडीज दीज लिंकेज, तो लिंक बन रहा है, जो लिंकेज हो रहा है हर चीज़ के बीच, जो इंटरडिपेंडेंस हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, इस चीज़ को ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, कि कैसे हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती है। पूरा एक सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बना हुआ है अर्थ पे, तो इस होल लिंकेज जो है हमारा ज्योग्राफी में बताया जाता है। आगे बात करते हैं हम ज्योग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड ना। मॉडर्न वर्ल्ड क्यों कहा, अगर हम मॉडर्न के बारे में अभी के बारे में बात करें, सो ज्योग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड में पूरा ग्लोबल विलेज बना दिया गाइस। वर्ल्ड इज सीन एज अ ग्लोबल विलेज ना। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, याद है, जब हमने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी तो वहाँ पे क्या अलग अलग स्पेसेस को जोड़ दिया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू, करेक्ट। तो ज्योग्राफी ने एक पूरा ग्लोबल विलेज बना लिया। कैसे, हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, हमने अलग अलग स्पेसेस को एडवांस ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू पूरा जोड़ लिया है। अब हम ज्योग्राफी की वजह से पूरे जुड़े हुए हैं गाइज। सो दिस इज़ हाउ एक पूरा जो ग्लोबल विलेज है, वर्ल्ड को एक पूरा ग्लोबल विलेज बना दिया गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतने एडवांस हो गए कि हमने सबको जोड़ लिया है, हर स्पेस को जोड़ लिया है, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ ग्लोबल विलेज। इफेक्ट्स क्या है, रिड्यूस्ड डिस्टेंस कम हो गए हैं, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई गाइस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा हो गया कि अब तो बहुत आसान है इधर से उधर कहीं जाना। ग्रेटर इंटरैक्शन, ऑब्वियसली बात है, जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, ठीक है, डिस्टेंस कम हो गया है दूसरे स्पेस से, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई तो इंटरैक्शन भी ज़्यादा होगा, करेक्ट। सो दीज आर द इफेक्ट्स कि कैसे ज्योग्राफी जो मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी एक पूरा ग्लोबल विलेज बना रही है वर्ल्ड को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि सब साथ में एक इंटीग्रेटेड है पूरा विलेज जो है हमारा, दैट इज़ नोन एज अ ग्लोबल विलेज। सो दिस इज़ आवर ज्योग्राफी मॉडर्न वर्ल्ड में हम पूरा वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज कह रहे हैं। आगे हम बात करते हैं वही रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइस टेक्नोलॉजी ने क्या क्या एनहांस कर दिया ज्योग्राफी में, उसके बारे में बात करें। डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है, अगर हमें किसी स्पेस का डेटा चाहिए तो बहुत आसान हो गया ज्योग्राफी की वजह से, एनहांस कर दिया टेक्नोलॉजी ने ज्योग्राफी के अंदर ये चीज़। मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना, सो कोई अगर नेचुरल फिनोमेना को मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी वजह से बहुत आसान हो गई है, बहुत ज़्यादा ईजिली हो जा रहा है ये सब, ठीक है। टूल्स क्या क्या है, जीआईएस मतलब होता है गाइस जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, आप कहीं से भी बैठ के पूरे किसी एरिया के बारे में जान सकते हो, ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग आ गया, आईटी एंड मीडिया आ गया है। इम्प्रूव्स एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, सो कोई भी एरिया के बारे में अगर हमें पता करना हो तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया, ठीक है। बैठे बैठे हमें पता चल जाता है कि अच्छा उस एरिया में क्या हो रहा होगा, अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं ना गाइस, करेक्ट। कोई भी एरिया के बारे में मुझे पता करना है, मैं आराम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती हूँ, डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ उस एरिया के बारे में, ठीक है, वहाँ के नेचुरल फिनोमेना को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने जियोलॉजिस्ट के लिए बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। जीआईएस का इस्तेमाल होता है, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल होता है, आईटी का इस्तेमाल होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एंड देयरफॉर ये सब चीज़ें जो हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी का जो डेटा है, हमें कोई भी स्पेस में डेटा चाहिए, वो बहुत आसान बन गया। सो दिस इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छे से एनहांस कर देगा इस सब चीज़ हमें कलेक्ट करने के, जो डेटा है कलेक्ट करने के लिए अबाउट दिस। चलिए आगे बात करते हैं हम अदर डिसिप्लिन्स के बारे में ना गाइस। ज्योग्राफी और अदर डिसिप्लिन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी कैसे दूसरे डिसिप्लिन को लिंक कर रही है, ठीक है। इट लिंक्स विथ नेचुरल साइंसेज, जियोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया। सो ज्योग्राफी गाइस मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसको समझने के लिए आपको अलग अलग और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो हर चीज़ के साथ लिंक करता है, ठीक है। सोशल साइंसेस के साथ भी लिंक करता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ये सब चीज़ों के साथ लिंक होता है। कॉमन एम क्या है, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। ज्योग्राफी इंटीग्रेट्स ऑल पर्सपेक्टिव्स इनटू वन। मतलब क्या हो रहा है गाइस, अगर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, हम ज्योग्राफी को पढ़ें, तो ज्योग्राफी क्या करता है, हर अलग अलग पर्सपेक्टिव को एक करके हमें समझाता है, क्योंकि वो हर चीज़ के साथ लिंक करता है।
आप समझ रहे हो ये चीज़। अगर ज्योग्राफी में कुछ हो रहा है तो अलग अलग साइंसेस को पढ़ने के साथ भी लिंक करता है, कि अलग अलग साइंसेस का पूरा लिंक्ड है ज्योग्राफी, कि कैसे सब मिलके पूरा इंटीग्रेट करके हमें ये चीज़ समझाता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा है तो क्यों है। एंड देयरफॉर ज्योग्राफी अदर डिसिप्लिन्स के साथ भी अच्छा खासा लिंक्ड है, रिलेटेड है, इंटरलेटेड है, सब लिंक कर रहे हैं, पूरा एक लिंकेज बना रहे हैं अदर साइंसेस के साथ हमें समझाने के लिए पूरी रियलिटी के बारे में। एंड देयरफॉर इट इंटीग्रेट्स ऑल पर्सपेक्टिव्स इनटू। आगे बात करते हैं स्पेशल पर्सपेक्टिव। हम इतनी बार स्पेशल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटीग्रेशन जो है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी के बारे में हम फिर से आ रहे हैं गाइस। ज्योग्राफी का जो स्पेशल पर्सपेक्टिव है वो क्या है, इसका फोकस रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना के बारे में, स्पेशल रिलेशनशिप्स के बारे में। सो अलग अलग फिनोमेना जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है, उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप जो हर स्पेस का जो रिश्ता है, पूरा रिलेशनशिप जो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। स्पेस, अलग अलग स्पेस को जो हम जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट करें, वो रिलेशनशिप्स को पढ़ना हमारा ज्योग्राफी में आता है। सो इट्स स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। यूनिक फीचर क्या है, स्टडीज रियलिटी एंड टोटलिटी, मतलब होलिस्टिक व्यू देता है हमें पूरा। ज्योग्राफर मस्ट अंडरस्टैंड मल्टीपल डिसिप्लिन्स। तो गाइस ज्योग्राफर्स जो होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए उन्हें बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स भी अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी उनसे लिंक्ड है। आप समझ रहे हो ये चीज़ से, ज्योग्राफी हर चीज़ में आती है गाइस, हम कुछ भी करें हर जगह ज्योग्राफी घुसती है। ज्योग्राफी हर चीज़ से लिंक्ड एंड देयरफॉर एक ज्योग्राफर को मल्टीपल डिसिप्लिन्स अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं ज्योग्राफी भी समझने के लिए। सो दिस इज़ दी स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, कि कैसे अलग अलग स्पेस के रिलेशनशिप्स जो है, कैसे उनका इंटीग्रेशन जो है, ये सब हमारा स्पेशल पर्सपेक्टिव में आता है। अलग अलग स्पेस के बारे में जो बात हो रही है, दैट इज़ अ स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। आगे अगर हम बात करें ज्योग्राफी के हिस्ट्री के साथ गाइस, ठीक है, तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में बात करें, सो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री। आप समझो ज्योग्राफी हर जगह, हिस्ट्री में भी है, क्योंकि तो ज्योग्राफी हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? डिस्टेंस अफेक्ट्स वॉरफेयर, लार्जर एरिया डिफेंसिव एडवांटेज। ठीक है गाइस, सो पहले क्या होता था, डिस्टेंस जो है हमारा वॉरफेयर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में सपोज वॉर में अगर डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, तो वॉर ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो डिफेंसिव एडवांटेज मिल जाता है, भाई बचने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है बचने के लिए। सो लार्जर एरिया जो हमारा डिफेंसिव एडवांटेज बनाता है। सो गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ, ओशंस प्रोटेक्टेड न्यू वर्ल्ड कंट्रीज, तो जितने भी वर्ल्ड कंट्रीज़ है ओशंस हमें प्रोटेक्ट करता है। सो ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करिए। अभी जैसे समझ रहे हो कि अगर वॉर होना है, ठीक है, हिस्ट्री में सपोज वॉर होना है, सो ज्योग्राफी के वजह से, जैसे ओशंस की वजह से हमारे जो कंट्रीज है वो बच रहे हैं, ठीक है। नेचुरल बैरियर्स दैट रिड्यूसेस इन्वेजन, सपोज हमारे इंडिया में हिमालयाज बने, याद है हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी थी, जहाँ पे नेचुरल बैरियर्स जो है हमारा हिमालयाज बना था, करेक्ट। सो हिमालयाज जो है वो हिस्ट्री में बने थे, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो हिमालयस एक नेचुरल बैरियर की तरह इस्तेमाल होता है, करेक्ट, इन्वेजन्स को रिड्यूस करता है। सो आप ये समझो कि ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रही है। जहाँ पे वॉर हो सकता था वहाँ पे ज्योग्राफिकल चीज़ें बनी हुई, जैसे हमारा बच गया, वॉर होने से बच गया या हो। सो गाइस, आपको समझ आए कि कैसे ज्योग्राफी जो हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रही है। सपोज कोई वॉर होना है, ठीक है, पहले वॉर होते थे, जो ज्योग्राफिकल स्पेस की वजह से कैसे कंट्रीज बच रहे हैं, तो ये हमारे हिस्ट्री को भी अफेक्ट करता है। एंड देयरफॉर ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस, जैसे डिस्टेंस अफेक्ट्स वॉरफेयर हो गया। अगर बहुत बड़ा एरिया, तो देखिए ज्योग्राफिकल स्पेस बड़ा है, करेक्ट, तो एक डिफेंसिव एडवांटेज जाता है, तो ये हमारे हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिटिकल इंसाइट था कि कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री ये भी लिंक्ड है, ज्योग्राफी हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करता है। कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हिमालय जो है नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, करेक्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन्स, पासेस अलाउड माइग्रेशन। सो हिमालयस जो इंडिया में है गाइस, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, आपको ये बात पता है, करेक्ट। सो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालयस जो है हमें नेचुरल बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वेजन से प्रोटेक्ट करते हैं। सी कोस्ट जो है प्रमोटेड ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट, ज्योग्राफी शेप्ड इंडियाज़ हिस्ट्री। सो ज्योग्राफी ने इंडिया की हिस्ट्री को शेप किया, वही सेम चीज़ है कि ज्योग्राफी ने इंडिया की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया, कि कैसे सी कोस्ट की वजह से वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हुआ, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे, ठीक है, हिमालयस की वजह से एक हमें नेचुरल प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आप ये सोचो ज्योग्राफी कैसे हमारे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करी, कैसे इंडिया की हिस्ट्री को शेप कर रही है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफी का क्या रोल प्ले है इन शेपिंग इंडियाज़ हिस्ट्री, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम कोलोनाइजेशन की तरफ ना गाइस। कोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड यूरोपियन एक्सपेंशन। गाइस ज्योग्राफी एंड कोलोनाइजेशन मतलब ये है कि सब कोलोनाइजेशन भी हुआ तो गाइस ज्योग्राफी स्पेस को देख कर ही हुआ, करेक्ट। ओशंस जो है वो रूट्स ऑफ कोलोनाइजेशन थे,
ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को रूल कर रही है तो हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर रूल कैसे की, वो ओशंस के थ्रू आई थी, राइट, वहाँ पे ट्रेड किया। सो ओशंस ये एक जियोग्राफिकल फैक्टर है जिसकी वजह से कॉलोनाइजेशन हुआ, क्योंकि लोग ओशन रूट्स के थ्रू ही आए और कॉलोनाइजेशन हुआ। सो दिस इज हाउ कॉलोनाइजेशन और जियोग्राफी भी लिंक्ड है। अब ये चीज़ समझो कि नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा यूरोपियन एक्सपेंशन जो हुआ था, ये कैसे इनेबल हुआ, ठीक है। ओशंस बिकेम द रूट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, जियोग्राफी इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। तो जो हमारा जियोग्राफिकल स्पेस है, जो ओशंस, वो हमारा रूट बना ऑफ कॉलोनाइजेशन। देयरफॉर इसके थ्रू इसने भी इन्फ्लुएंस किया किस चीज़ को, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को, कि कॉलोनाइजेशन क्यों हुआ। अब ये चीज़ समझो कि कैसे ज्योग्राफी हर जगह घुस रही है। आप कोई भी डिसिप्लिन ले लो गाइस, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ज्योग्राफी हर जगह है। हर जगह ज्योग्राफिकल स्पेस जो है किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। देयरफॉर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। सो इसलिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह ज्योग्राफिकल स्पेस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है वो एक ज्योग्राफिकल स्पेस पे हो रही है। आगे हम बात करते हैं टेम्पोरल डायमेंशन के बारे में। गाइस टेम्पोरल डायमेंशन क्या था, हमने हिस्ट्री में टेम्पोरल सिंथेसिस में बात, टेम्पोरल मतलब टाइम होता है, सेम चीज़ टेम्पोरल डायमेंशन एंड जियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल फिनोमेना चेंज ओवर टाइम, हमें सबको पता है कि समय के साथ, ठीक है, ज्योग्राफिक जो एक डायनामिक नेचर की है, तो समय के साथ बहुत सारे फिनोमेना चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें टाइम समय के साथ चेंज होती रहती है। एंड जियोग्राफी इंक्लूड्स टाइम डायमेंशन। देयरफॉर ज्योग्राफी के अंदर टाइम डायमेंशन को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ चेंज होती है, करेक्ट। सो टेम्पोरल डायमेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्योग्राफी में इंक्लूड किया गया, दैट इज़ योर टाइम डायमेंशन। सो टाइम हमारा फोर्थ डायमेंशन बना गया, ठीक है। ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है, स्पेस प्लस टाइम, समय को भी देखते कि समय के साथ कुछ कुछ स्पेस चेंज भी होते रहते हैं। देयरफॉर टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी इंक्लूडेड एज अ डायमेंशन। एग्जाम्पल क्या है, सपोज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सो डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम टेकिंग, टाइम हमारा फोर्थ डायमेंशन में आता है। अदर थ्री डायमेंशंस क्या है, हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब हमारा टाइम को भी एक डायमेंशन में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समय के साथ सब चीज़ें वेरी करती है, सब चीज़ें चेंज होती है। देयरफॉर टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन हैज बीन इंक्लूडेड इन ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी डायनामिक है इन नेचर। आगे हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ऑब्वियस सी बात है गाइस, हम ज्योग्राफी कोई भी स्पेस को समझ के पढ़ के ही डिसीजंस लेते हैं, करेक्ट। मेनी फीचर्स रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन डिसीजंस एंड पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल लोकेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें अर्बन डेवलपमेंट करना है तो हम वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया को देखेंगे, स्पेस को देखेंगे, वहाँ का एरिया ऐसा है कि हम वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट कर सकते ही नहीं कर सकते। सपोज हमें कहीं इंडस्ट्री बनानी है तो हम वहाँ के पूरे एरिया को पढ़ते कि अच्छा यहाँ का ऐसा ज्योग्राफी है, ऐसा है, तो अच्छा हम यहाँ पे इंडस्ट्री बनाने के लिए एकदम सही जगह है। सो दिस इज आवर डिसीजंस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, ह्यूमन चॉइसेस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी, की कैसे एक ज्योग्राफिकल स्पेस कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ें बनेंगी। सो डिसीजन मेकिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ज्योग्राफी, कि कैसे ह्यूमन्स जो डिसीजन ले रहे हैं, ह्यूमन्स जो चॉइसेस ले रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की वजह से ये सब चीज़ें भी हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। सो ज्योग्राफी स्टडीज़ ह्यूमन चॉइसेस इन स्पेस। दिस इज हाउ कि ह्यूमन चॉइसेस जो है, ह्यूमन डिसीजंस जो है वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ज्योग्राफिकल स्पेस को देख रहे हैं कोई भी डिसीजन वहाँ के लिए लेने के लिए। दिस इज हाउ अर्बन डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल लोकेशन है, ये सब चीज़ें हम वहाँ के ज्योग्राफिकल स्पेस को देख कर लेते हैं। एंड दिस इज हाउ डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी। एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, हमें ये बात पता है गाइस कि सब ज्योग्राफी जो हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बनाता है। इट इंटीग्रेट्स ऑल नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, स्टडी डन थ्रू अप्रोचेस। ज्योग्राफी जो हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड है, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, नेचुरल साइंस, सबके साथ ज्योग्राफी जो हमारा अच्छे से लिंक्ड है। एंड ज्योग्राफी हर जगह लगती है, देयरफॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ना। ज्योग्राफी में ना मेजर अप्रोचेज आते हैं गाइस, ठीक है। एक होता है हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरा होता है हमारा रीजनल अप्रोच, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच क्या था, हम इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ज्योग्राफी में कैसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है समझने के लिए, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड रीजनल अप्रोच वाज गिवन बाय कार्ल रिटर। सो ये दो लोगों ने डेवलप किया था क्या, एक सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरा हमारा रीजनल अप्रोच। बोथ अप्रोचेज आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। दोनों अप्रोचेज जो है कॉम्प्लीमेंट्री, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये दोनों अप्रोचेज ही बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए हमने दो अप्रोचेज का इस्तेमाल किया गाइस, एक हमारा एक सिस्टमैटिक अप्रोच है एंड दूसरा हमारा रीजनल अप्रोच है। ये दोनों क्या होता है, बस डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में ना। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है,
स्टडीज़ वन फिनोमिनन ग्लोबली। एक बहुत ही सिस्टमैटिकली, ठीक है, हम ज्योग्राफी के फिनोमिनन के बारे में जो ग्लोबली है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जनरलाइजेशन हो गया, कोई इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में बात करनी है, वेजिटेशन के बारे में पढ़ाई करनी है। सो हमने क्या किया, एक पूरे फिनोमिनन को ग्लोबली, एक ही फिनोमिनन को बहुत अच्छे से स्टडी किया, ठीक है। दैट कम्स अंडर योर सिस्टमैटिक अप्रोच। फोकस किस पे रहता है, जनरलाइजेशन पे, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ वेजिटेशन वर्ल्ड वाइड, जैसे हो गया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट। सो हम करते क्या है, स्पेशल पैटर्न्स और टाइपोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। सो अब समझो सिस्टमैटिक अप्रोच में हम एक फिनोमिनन को लेते हैं पूरा ग्लोबली और उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही फिनोमिनन जो हमारा ग्लोबली है उसको अच्छे स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेजिटेशन को अच्छे स्टडी कर रहे हैं, तो एक पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच में आता है ज्योग्राफी में। हम वहाँ के अलग अलग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ सिस्टमैटिक अप्रोच जो हमारा ज्योग्राफी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा रीजनल अप्रोच ना। रीजनल अप्रोच क्या होता है, अगर हम किसी एक रीजन के बारे में बात करें, अगर हम पूरे एक रीजन को बहुत अच्छे से समझें ना, दैट कम्स अंडर योर रीजनल अप्रोच। सो गाइस आप ये समझो, सिस्टमैटिक में हम एक फिनोमिनन के बारे में बात कर रहे थे कि सपोज अच्छा एक फिनोमिनन है तो अच्छा उस पर हम स्टडी करते हैं। रीजनल में आप आराम से समझो कि एक रीजन के बारे में, पूरे रीजन के बारे में अच्छे से स्टडी होगी, ठीक है। स्टडीज वन रीजन इन टोटलिटी। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्लस ह्यूमन एस्पेक्ट्स, टाइप्स ऑफ रीजन्स, नेचुरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, फंक्शनल हो गया। सो पूरे एक रीजन के बारे में, पूरे रीजन के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं हम, दैट कम्स अंडर योर रीजनल अप्रोच। अंडरस्टैंड क्या करना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब एक ही गाइस, जो हमारे डाइवर्सिफिकेशन है उसके अंदर यूनिटी लाना, ठीक है, एकता लाना। आप ये समझो कि हम कैसे रीजन को, पूरे एक रीजन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। एक रीजन के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस हो सकते हैं, हम उसके बारे में पूरा टोटलिटी में अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर योर रीजनल अप्रोच। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो गाइज कि सिस्टमैटिक अप्रोच में हम एक पूरे फिनोमिनन जो पूरा ग्लोबली है, हमारा ग्लोबल में जो पूरा फिनोमिनन उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्पेशल पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। और रीजनल अप्रोच में हम पूरे एक रीजन के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, ठीक है, टोटलिटी अंडर वन रीजन, नेचुरल रीजन हो गया, पॉलिटिकल रीजन हो गया, ठीक है, ये पूरा फंक्शनल रीजन हो गया, ये सब चीज़ें हमारा टोटलिटी स्टडी वन रीजन जब आता है हमारा, दैट इज़ अ रीजनल अप्रोच। ये देखिए मैंने एक कंपैरिजन करा हुआ है यहाँ पे आपके लिए, एक टेबल बनाई है, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजन। यूपीएससी अगर हम कंपैरिजन करें तो कैसे कर सकते हैं। एक्सपेक्ट अगर हम फोकस के बारे में बात करें तो सिस्टमैटिक पूरे एक फिनोमिनन पे फोकस करता है जो ग्लोबली हो रहा है, ग्लोबल वैल्यू पे हो रहा है। रीजनल में हम सिर्फ एक रीजन के बारे में बात करते हैं, स्केल क्या है, ग्लोबल, और यहाँ पे लोकल या रीजनल, ठीक है। अप्रोच कैसा रहेगा, सिस्टमैटिक में एनालिटिकल अप्रोच रहता है एंड रीजनल में होलिस्टिक रहता है गाइस। एनालिटिक मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, होलिस्टिक मतलब उसको पूरा अच्छे से इंटीग्रेट करके एक बड़ा व्यू में देखना, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में देखना। गोल क्या है, यहाँ पे हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लाते हैं, उसको जोड़ते हैं, एक पूरे रीजन के बारे में स्टडी करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल। मैंने पूरी एक टेबल बनाई गई है गाइस, ये पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है हमें कैसे सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच ज्योग्राफी में हम देखते हैं। आई होप आपको सिस्टमैटिक रीजनल बहुत क्लियर हो। ये मैंने एक टेबल बनाई है आप लोग के बहुत अच्छे समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। नाउ गाइस डुअलिज्म मतलब क्या हो गया, डुअलिज्म मतलब समझो ना, डुअल नेचर हो गया, करेक्ट। सो डुअलिज्म आता है, ज्योग्राफी हिस्टोरिकली डिवाइड हो गई थी किस दो चीज़ों में, फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड वाज ह्यूमन ज्योग्राफी। सो दो पार्ट्स है, एक हमारा आता है फिजिकल और एक आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, देयरफॉर हमने इसको डुअलिज्म नाम दिया है। मतलब यहाँ पे डुअलिज्म हो रहा है, डिफरेंट फोकस एरियाज है, दो चीज़ें हैं, देयरफॉर डुअलिज्म ज्योग्राफी में आता है। सो डुअलिज्म मतलब यही है कि ज्योग्राफी दो चीज़ों के बारे में बात करता है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। सो इट्स डिवाइडेड एंड देयरफॉर डुअलिज्म हैपेंस इन ज्योग्राफी। ये देखिए ब्रांचेस से हम बात करते हैं, हमने सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच बहुत अच्छे से समझा, करेक्ट। अब हम बात करें कि सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या क्या ब्रांचेस है और हमारे रीजनल अप्रोच में क्या क्या ब्रांचेस, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बात करें, जिसमें सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। सो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी स्टडीज इंडिविजुअल फिनोमेना ग्लोबली। मेजर ब्रांचेस कौन कौन से हैं, एक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी ब्रांच है, ह्यूमन ज्योग्राफी, और हमारा तीसरा भी आएगा जो बायो ज्योग्राफी बेस्ड ऑन थीमेटिक क्लासिफिकेशन। सो हमारे टोटल 3 मेजर ब्रांचेस है जो हमारे सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर आते हैं, जहाँ पर हम एक फिनोमेना को ग्लोबली बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और हमारा बायो ज्योग्राफी, ठीक है। इन तीनों ब्रांचेस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे गाइस। चलिए फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है,
फिजिकल ज्योग्राफी मतलब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रहा है। स्टडीज़ नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, फोकस किस पे रहता है, प्रोसेसेस पे, पैटर्न्स पे, एवोल्यूशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अर्थ के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, अर्थ के जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, देयरफॉर फिजिकल ज्योग्राफी नाम दिया गया है। सब ब्रांचेज हम बात से पढ़ाते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पे हम लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, उनके एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देन वी हैव क्लाइमेटोलॉजी, जहाँ पे हम एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी, नाम से पता चला कि वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है, वाटर बॉडीज ओशंस, रिवर्स, लेक्स के बारे में बात करते हैं। एंड देन वी हैव सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, टाइप्स हो गए, फर्टिलिटी हो गए, उसके यूज़ हो गए, ये सब सॉइल ज्योग्राफी के अंदर आता है। बेसिस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड आर्ट। सो गाइस, आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि हम पूरे एक फिनोमेनन को ग्लोबली बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे पूरे फिजिकल ज्योग्राफी ले रहे हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सोइल ज्योग्राफी, ये सब ब्रांचेस है किस चीज़ की, फिजिकल ज्योग्राफी, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो हमारा पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स है हमारे अर्थ के, दैट कम्स अंडर योर फिजिकल ज्योग्राफी, जो हमारा ब्रांच है किस चीज़ का, सिस्टमैटिक अप्रोच का। नेक्स्ट ब्रांच दैट वी हैव, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी गाइस। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हमारे, दैट इज़ योर ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन स्पेस। फोकस किस पे रहेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड उसके प्रोसेसेस पे। सब ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी जो है, मतलब जिसमें हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, कल्चर वहाँ का कैसा वैसे बात करते हैं, जो स्पेशल पैटर्न्स है वहाँ के, उसके बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में, सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डेंसिटी कितनी है, माइग्रेशन कितना, रूरल अर्बन सेटलमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बात करें, सो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों से क्या होता है भाई, पता चलता है कि पैसा कितना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी कैसी है वहाँ की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। देन वी हैव हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एवोल्यूशन ऑफ रीजन्स ओवर टाइम। सो रीजन के अंदर जो एवोल्यूशन आया है वो हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आता है कि अच्छा पहले ऐसा रीजन था, वैसा हो गया, वर्ल्ड जो क्या है, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। देन वी हैव पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कि अब बाउंड्रीज कैसी है, जियो पॉलिटिक्स कैसी है, इलेक्शंस कैसे हैं, ये सब हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आता है। बेसिकली ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। सो गाइज, सिस्टमैटिक अप्रोच में हमने सबसे पहला ब्रांच क्या पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी हम थर्ड पढ़ेंगे बायो ज्योग्राफी। आप समझो कि सिस्टमैटिक अप्रोच में हम कैसे एक पूरे फिनोमेनन को पूरा स्टडी करते हैं। देयरफॉर सबसे मेजर जो टर्म्स हमारे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, इसकी ब्रांचेस है ना। बायो ज्योग्राफी क्या है, इसको हम इंटरफेस ब्रांच कहते हैं। बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का जो इंटरफेस है उसे हमने बायो ज्योग्राफी नाम दे दिया है, ठीक है। द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो ज्योग्राफी। ये लिंक करता है बिटवीन क्या, फिजिकल एंड ह्यूमन। ना गाइस, हमने फिजिकल अलग से पढ़ लिया, ह्यूमन अलग से, लेकिन जो इन दोनों के बीच का जो लिंक है उसका क्या नाम दे, देयरफॉर बायो ज्योग्राफी बनानी पड़ेगी, ये अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर प्लांट ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन हो गया, जू ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स हो गया, इकोलॉजी इकोसिस्टम मतलब इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स का जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन है वो हमारे इकोलॉजी इकोसिस्टम के अंदर आता है। एंड देन विद लास्ट वी हैव दैट इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, कंसर्न्स वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन एंड कंसर्न्स फॉर कंजर्वेशन। सो गाइज, जो हमारे प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन होगा गाइज यहाँ पे, ठीक है। सो जो हमारे कंसर्न्स है वर्ल्ड को लेके, इसकी वजह से हमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी। ये पहले ब्रांच नहीं था इसमें, पर अब डाल दिया गया है क्योंकि हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखो, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एक ऐसा ब्रांच अलग से डाल दिया गया है बायो ज्योग्राफी के अंदर, समझने के लिए कि कैसे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों मिलकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। सो दिस वॉज योर बायो ज्योग्राफी ब्रांच। आई होप आपको ये तीनों ब्रांचेस पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि सिस्टमैटिक अप्रोच में हम क्यों एक पूरे फिनोमेनन के बारे में ग्लोबली बात करते हैं, जो हमारा फिजिकल, ह्यूमन और बायो ज्योग्राफी के अंदर में आता है। एंड दिस इज आवर सिस्टमैटिक अप्रोच गोज इन ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल ब्रांचेस के बारे में। रीजन मतलब क्या है, हम पर्टिकुलर कोई रीजन के बारे में बात करें, हमें समझ में आ गया था, करेक्ट। लोकल बेसिकली एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। रीजनल स्टडीज़ एंड एरिया स्टडीज़ क्या है, स्टडी ऑफ रीजन एट डिफरेंट स्केल। जैसे मैक्रो हो गया, मैक्रो में हम लार्ज रीजन के बारे में, मतलब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, आपको ये चीज़ समझ आई कि सिस्टमैटिक में हम पूरा फिनोमेनन जो पूरे ग्लोबल हो रहा है, पूरे अर्थ पे हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा पूरे अर्थ में अगर ये फॉरेस्ट है तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या स्टडी कर सकते हैं। रीजन में हम पर्टिकुलर कोई एरिया को पकड़ के, पर्टिकुलर कोई लोकल एरिया या लोकल रीजन को पकड़ के बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मैक्रो लेवल पे जाए तो वहाँ पे हम लार्ज रीजन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम मेसो में जाते हैं, मीडियम में मतलब कोई कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रो मतलब स्मॉल रीजन, सपोज कोई लोकल एरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं अगर, तो ये हमारा स्टडी ऑफ रीजन्स एट डिफरेंट स्केल्स, मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो। तो हमारा रीजनल स्टडीज़ कहते हैं हमें से, सबसे पहला ब्रांच आ गया। सेकेंड ब्रांच दैट वी हैव इज योर रीजनल प्लानिंग।
प्लानिंग जैसे हो गए, रूरल एरियाज की प्लानिंग हो गई, अर्बन एरियाज की प्लानिंग से हम बैलेंस डेवलपमेंट क्रिएट कर सके, उसे हम रीजनल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। सो रीजनल प्लानिंग में रूरल एरियाज अर्बन एरियाज की जो प्लानिंग है उससे हम सेकेंड हमारा ब्रांच है रीजनल प्लानिंग। फिर आता हमारा रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग रीजनल इनक्वालिटीज़, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो भाई कोई रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं कि अच्छा रीजनल इक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ बढ़ानी है, तो भैया उस रीजन पे हम स्टडी करेंगे, उसमें डेवलपमेंट लाएंगे, दैट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट। एंड द फोर्थ दैट इज वी हैव दैट इज़ अ रीजनल एनालिसिस करना, मतलब स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न्स और रीजनल डिस्पैरिटी। सपोज कोई रीजन में कोई ऐसा पैटर्न है या कोई इनइक्वालिटी या कोई डिस्पैरिटी है, उसके बारे में बात करना कि अच्छा वो स्पेस के कैसे पैटर्न्स को हम स्टडी कर सकते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करना। दिस कम्स अंडर योर होल रीजनल अप्रोच। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर होगा गाइस कि जो मैं पहले बोल रही थी कि फिनोमेनन है और एक रीजन है, इस पर क्या डिफरेंस है। कि जब हम सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी आता है, वहाँ पे अगर हम कोई फिनोमेनन के बारे में बात करें जो पूरे अर्थ पे है, ठीक है। जब हम रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, रीजनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तो रीजनल अप्रोच में क्या हो रहा है, हम पर्टिकुलर कोई रीजन को पकड़ के चल रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करता है। आई होप आपको दोनों अप्रोचेस बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब जब हमने अच्छे से पढ़े तो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया कि वहाँ पे मैं क्यों एक फिनोमेनन रीजन के बारे में बात कर रही थी। सिस्टमैटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, मीन्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आंसर्स एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो ये चीज़। चलिए कोर एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में जाते हैं ना। एवरी डिसिप्लिन हैज़ टू फाउंडेशंस, और ज्योग्राफी के हम कोर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, कोई भी डिसिप्लिन है, कोई भी सब्जेक्ट के दो फाउंडेशंस होता है गाइस, ठीक है। सबसे पहला होता है फिलॉसफी, जैसे ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ इन ज्योग्राफी, आइडियाज़ जो एवोल्यूशन हुआ है आइडियाज़ में, ठीक है। ह्यूमन इकोलॉजी, इंटरेक्शन बिटवीन लैंड एंड ह्यूमंस, प्रोवाइड्स थियोरेटिकल बेस। सो फिलॉसफी क्या है भाई, फिलॉसफी मतलब कि हमारा जो थ्योरी है, जो हमारे थियोरेटिकल बेसिक, अच्छा ज्योग्राफी में क्या एवोल्यूशन आया, क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ये सब थ्योरी में आता है। सो फर्स्ट फाउंडेशन इज अ फिलॉसफी। सेकेंड फाउंडेशन इज टूल्स ऑफ ज्योग्राफी। टूल्स में क्या हो गया, सपोज कार्टोग्राफी हो गया, मैप मेकिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैप मेकिंग पहले भाई पेपर पर होता था, अब तो डिजिटल आने लग गया है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, अब सही है सब डेटा पे होता है, ज्योग्राफी में कुछ भी डेटा पे होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से होता है। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटी देखना, फील्ड सर्वे करना, ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन की भैया एक्चुअल फील्ड पे जाके सर्वे करना, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन करना। जियो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया, GIS हो गया, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, भाई वहाँ से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। रिमोट सेंसिंग, GPS इज योर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, GIS, GPS, ये सब चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। हम अभी GPS का इस्तेमाल करते हैं राइट, गूगल मैप्स में। सो दिस इज़ हाउ कि कैसे हमारे ज्योग्राफी के टूल्स जो इसमें टेक्नोलॉजी आ गई, हमने ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत आसान कर दिया है, हर चीज़ के हर स्पेस के बारे में पढ़ना बहुत आसान कर दिया है। एनेबल साइंटिफिक एनालिसिस, हम बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दीज टूल्स। सो कोर एस्पेक्ट्स, दो फाउंडेशंस क्या है एक भी डिसिप्लिन, सबसे पहला उसके भाई हमारा जो थियोरेटिकल बेस बनाता है, जो थ्योरी है, मतलब फिलॉसफी की बात हो रही है कि भैया हम थ्योरी में समझा सके, और दूसरा क्या है, टूल्स की बात हो रही है जिसमें अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। सो दीज आर द टू फाउंडेशंस ऑफ एनी डिसिप्लिन, ठीक है। सो हमारे ज्योग्राफी के कोर एस्पेक्ट्स के बारे में बात हो रही थी गाइस इधर। चलिए सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, सपोज ट्रांसफॉर्मेशन, मैनुअल कंप्यूटर कार्टोग्राफी पहले हुआ करती थी, मतलब पहले गाइस मैनुअली हम जो है पूरा बनाते थे, ज्योग्राफी समझते, मैप्स बनाते, अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ गई, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, हैंडल्स लार्ज डेटा, इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, एनहांसेस एनालिसिस, टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। सो गाइस पहले के ज़माने में क्या होता था भाई, किसी एरिया को समझने के लिए बड़ा मुश्किल लगता था, हमें वहाँ जाना पड़ता था, मैनुअली काम हुआ करता था, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ गई है, अब सारा डेटा, सारी चीज़ें, सब एनालिसिस कंप्यूटर पर होता है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न ज्योग्राफी का जो बैकबोन है वो हमारा टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न डेवलपमेंट अभी हमने वही पढ़ा, इंटरनेट आ गया है, बहुत ज़्यादा वास्ट डेटा एक्सेस है भाई उसका। GIS स्पेशल एनालिसिस के लिए काम आता है, ठीक है। GIS मतलब ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। GPS प्रिसाइज लोकेशन पता करने के लिए काम आता है, तभी तुम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, GPS को ट्रैकर लगा के। एक्सपांड्स रिसर्च प्लस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। सो दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड ज्योग्राफी गाइस, कि कैसे ज्योग्राफी जो है वो मॉडर्न हो गई हैं, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। ईजिली हम कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी ज्योग्राफिकल स्पेस के बारे में पढ़ सकते हैं थ्रू दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न डेवलपमेंट, जो टूल्स बन गए उसकी वजह से। सो दिस इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, वजह से ज्योग्राफी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। चलिए आगे आ रहा है अब आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आई नो गाइज ये जो हमारा चैप्टर था थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा थ्योरी थी इसमें, जो मुझे आपको समझाने कि स्पेशल क्या होता है, एरियल क्या होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच, ये चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और हमने ज्योग्राफी के बारे में और भी चीज़ें पढ़ी कि वो कौन सा डिसिप्लिन है, ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है, उसके बारे में बात करी। सो अब आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ एक्टिव रहिएगा, मुझे पता है थोड़ा नींद आ गई होगी अब तक, लेकिन नहीं, सोना नहीं है,
ठीक है, आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिव इन माई क्लास। जल्दी मुझे आंसर बताए। द क्वेश्चन इज, ये हमारे प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफी, ऐसा कौन सा 4 ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो हमारा जियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, बहुत बार हम नॉट देखते ही नहीं हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफी। पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, study of isolated phenomena and study of patterns. We have the 4 options guys. जल्दी से मुझे आंसर टाइप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दे प्लीज़, मैं वेट कर रही हूँ। ज़रूर आंसर लिखिएगा, एकदम एक्टिव रहेगा मेरी क्लास में। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ज्योग्राफी के बारे में, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा पक्का। लिख लिया सबने, मैं आंसर पे जाओ। आई होप अपने कमेंट सेक्शन खोल के ज़रूर आंसर लिखा होगा गाइस, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे आंसर पे। द आंसर इज स्टडी ऑफ आइसोलेटेड फिनोमेना। अभी तक हमने इतना पढ़ा, कहीं भी ये लिख के आया था क्या? नहीं ना। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफी का जो नहीं है, जो है तो हमें पता ही है कि अच्छा स्पेशल में पता है, रिलेशन के बारे में पता है, पैटर्न के बारे में पता है, तो हमें पता ही था। ये नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, आंसर सी, ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ आइसोलेटेड फिनोमेना। ये हमारे जियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है। समझ आया सबको? चलिए गाइस, अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। मुझे पता है हमने ऑलरेडी फिजिकल जियोग्राफी अभी हमने पढ़ा था एज द ब्रांच ऑफ द सिस्टमैटिक अप्रोच इन जियोग्राफी, ठीक है ना। फिजिकल जियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वाई इसको हमने अलग से एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट में, इसलिए मैंने अलग से इसके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। फटाफट हम ये खत्म कर लेंगे एंड वील फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर ना। फिजिकल जियोग्राफी हमने वहाँ भी पढ़ा था, याद है कि हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं। सही कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ है क्या? हमने 6, 7, 8, 9, 10 सब में ये बहुत बार पढ़ा है कि कंपोनेंट्स अर्थ क्या है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को जोन ऑफ लाइफ कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर होता है, एटमॉस्फेयर मतलब एयर होता है, लिथोस्फीयर मतलब लैंड होता है। तो ये सब चीज़ें जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, जो नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ है, ये सब हमारा फिजिकल जियोग्राफी में आता है। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। भाई ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो फाउंडेशन है, जो चीज़ हमें चाहिए भाई इंसान के जिंदा रहने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल जियोग्राफी में आती है। मेजर कंपोनेंट्स वही, लिथोस्फीयर मतलब क्या हो गया? लैंड फॉर्म्स, रिलीफ, ड्रेनेज, वही लैंड, ठीक है। एटमॉस्फेयर वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, रेन, सब इस चीज़ों में आता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स। एंड बायोस्फीयर मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये हमारे एक प्रीलिम्स के सवाल में आया था, ठीक है। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ जो हमारे फिजिकल जियोग्राफी में आता है, और सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम सॉइल रिसोर्स के बारे में ना। हमने याद है फिजिकल में पढ़ा था सॉइल के बारे में, तो सॉइल भी ऐसा रिसोर्स हमारे फिजिकल जियोग्राफी में ही आता है। सॉइल फॉर्मेशन को, जो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन से हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस नाम दिया गया है टू द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स क्या है सॉइल फॉर्मेशन में? पेरेंट रॉक लगता है, क्लाइमेट लगता है, ऑर्गेनिजम्स लगते हैं, टाइम लगता है। गाइस सॉइल को फॉर्म होने में बहुत सारा लगता है, बहुत टाइम लगता है। क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, ऑर्गेनिजम्स, तो ये सब चीज़ें सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल की? एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है और इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। भाई बिना मिट्टी के कुछ भी नहीं उग सकता है, ठीक है। तो सॉइल इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर में काम आता है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। सो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है सॉइल की। ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। देखो दो गाइज, ये रीन्यूएबल रिसोर्स है तो भी इसको समय लगता है फिर से रिन्यू होने में। डिटरमाइंस क्रॉप प्रोडक्टिविटी ना गाइस, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी वो सॉइल पे डिपेंड करती है। मिट्टी अगर अच्छी होगी तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी, क्रॉप्स अच्छे निकलेंगे। फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचुरल प्लस ह्यूमन फैक्टर्स। अब सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है वो नेचुरल पे भी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है और ह्यूमन फैक्टर्स में भी डिपेंड करता है। ये दोनों फैक्टर्स पे कि हमारी सॉइल कैसी फर्टाइल होगी कि नहीं होगी, फर्टिलिटी, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेस ऑफ बायोस्फीयर एंड एग्रीकल्चर। सो भाई बायोस्फीयर का बेस कहा जाता है सॉइल को, मतलब सोचो अब सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि एक जोन ऑफ लाइफ का बेस जो है वो सॉइल बनाता है, क्योंकि सॉइल से हर चीज़ होती है। एंड देयरफॉर सॉइल एज अ रिसोर्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। आगे चलिए आप लोग के लिए गाइस एक क्वेश्चन आया है, जल्दी से एक्टिव होइए और कमेंट सेक्शन खोल लीजिए। अब तक आई होप कोई सोया ना हो, ठीक है। जल्दी से आंसर खोलिए, कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर लिखिए गाइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन? हमें फैक्टर्स दिए गए हैं, दैट इज़ योर पेरेंट मटीरियल, क्लाइमेट, टाइम एंड रिलीफ। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, ठीक है, जिसमें से पूछे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, मतलब पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ये आंसर्स है। या 2 and 3 ओनली, दैट इज़ योर क्लाइमेट एंड टाइम। 1, 2, 3 पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और टाइम। या फिर 1, 2, 3, 4 चारों ही फैक्टर्स हमारे सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं।
इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा गाइस? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लेके बताइए, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए। सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या लगता है? पेरिमेट्रियल, क्लाइमेट, टाइम, रिलीफ, ये चारों लगते हैं, हाँ या ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पक्का आंसर लिख लो, बाकी मैं आंसर बताने के लिए हूँ। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूँ मैं? पक्का पक्का? आई होप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हो, मैं चेक करूँगी। लिख लिया? चलिए आंसर चाहते हैं। दी आंसर इज़ 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों चीज़ें लगती है गाइस। पेरेंट मटेरियल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, टाइम, रिलीफ, ये चारों चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स है, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देयरफॉर ऑल दी 4 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। सो द आंसर इज़ नंबर डी, 1, 2, 3, 4, ऑल दी 4 ऑप्शंस आर दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन। चलिए आगे हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। सो हमने लिथोस्फीयर में बात करी, लेकिन लैंड फॉर्म्स जो लिथोस्फीयर के अंदर में आते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले प्रोवाइड बेस फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। हम भाई लैंड पे रहते हैं, लैंड ही नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? सो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन्स की जितनी भी एक्टिविटीज सब लैंड पे ही होती है। एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। प्लेन्स में एग्रीकल्चर होता है, प्लाटोज मिनरल्स एंड फॉरेस्ट के लिए है, माउंटेन्स, रिवर्स, टूरिज्म, पास्चर्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये सारे टाइप्स ऑफ लैंड जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर के लिए, मिनरल्स के लिए, रिवर्स, टूरिज्म, ये सब चीज़ें, मतलब हर तरीके का लैंड हमारे लिए ज़रूरी है गाइस। मतलब लैंड फॉर्म नाम ही वही है ना, तो हर तरीके के लैंड फॉर्म हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, देयरफॉर इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। लैंड फॉर्म्स इन्फ्लुएंस सेटलमेंट एंड इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे अच्छा लैंड फॉर्म होगा वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी भी ज़्यादा होगी। देयरफॉर लैंड फॉर्म्स इन्फ्लुएंस करता है सेटलमेंट और इकोनॉमी दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई लैंड फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बात करते हैं हम रोल ऑफ क्लाइमेट के बारे में ना। क्लाइमेट क्या करता है? क्लाइमेट अफेक्ट करता है हमारे फूड हैबिट्स को, क्लोथिंग को और हाउसिंग। ऑब्वियसली बात है भाई, जो गर्मी में क्रॉप्स उगते हैं हमें गर्मी में मिलेंगे, सर्दी में क्रॉप्स मिलते हैं सर्दी में मिलेंगे। सो फूड हैबिट्स को भी अफेक्ट करता है, क्लोथिंग को भी अफेक्ट करता है, भाई सर्दी कपड़े गर्मी कपड़े हो गए। हाउसिंग को भी अफेक्ट करता है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का रूफ ऐसा बनाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स कि क्लाइमेट जो है हमारा हर चीज़ अफेक्ट कर रहा है, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, हाउसिंग, सब चीज़। It also influences cropping pattern, vegetation and livestock. So climate की वजह से बहुत कुछ अफेक्ट होता है। ये इन्फ्लुएंस करता है क्रॉपिंग पैटर्न को भी, जो वेजिटेशन उगता है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, और लाइफ स्टॉक के लिए भी है ये। ठीक है, लाइफ स्टॉक को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया कंट्रोल्स एग्रीकल्चर। इंडिया का जो मेनली जो एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर जो इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा मानसून जो आता है इंडिया में वो कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ हाउ क्लाइमेट जो है हमारा हर चीज़ अफेक्ट कर रहा है गाइस। सो क्लाइमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है भाई ये मानसून पे जो इंडिया में आते हैं। देयरफॉर एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ों के लिए क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। आगे हम बात करते हैं ओशन रिसोर्सेज के बारे में ना। ओशन रिसोर्स प्रोवाइड फिशरीज़। तो जो लोग कोस्ट के पास रहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये। फिशरीज़ फिश प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ओशन रिसोर्सेज प्रोवाइड फिशरीज़, मिनरल्स, मैंगनीज नोड्यूल्स। आपको याद है गाइस, हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, रिसोर्सेज वाले में चैप्टर में इसी क्लास में पढ़ा था कि मैंगनीज नोड्यूल्स ओशन में मिलते हैं। करेक्ट, इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो गाइस ओशन जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से हमें फिशेस मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं। मैंगनीज नोड्यूल्स बहुत ओशन में आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए। ठीक है, ये सब चीज़ें ओशन रिसोर्सेज में आता है। दैट इज़ वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज अ रिसोर्स एज वेल। सो ओशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा आता है। इमर्जिंग इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, सो फिजिकल ज्योग्राफी हेल्प्स इन रिसोर्स इवैल्यूएशन। गाइज अभी तक हमने जितना भी सब पढ़ा सब फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में आता है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के अगर हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, सो रिसोर्स इवैल्यूएशन में बहुत हेल्प करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, क्रिटिकल फॉर प्लानिंग, मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, सपोर्ट्स फूड चेन्स एंड इकोसिस्टम। सो ऑब्वियसली बात है गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी में रिसोर्स मिल रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं। अभी तक हमने इतना सारे रिसोर्स में बात करी। सो रिसोर्सेज इवैल्यूएट करना, उसका मैनेजमेंट करना, कैसे प्लानिंग करनी, ये सब चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी हमें हेल्प करता है करने में। सो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। हमें हर चीज़ जो मिल रही है फिजिकल ज्योग्राफी की वजह से मिल रही है। करेक्ट, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, फूड चेन्स, इकोसिस्टम सबको सपोर्ट करता है। सो मतलब आप समझो फिजिकल ज्योग्राफी के बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, हमें ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये प्रोवाइड कराता है। सो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अलग से दिया गया था और मैंने अलग से इसलिए आपके लिए इसकी पूरी थ्योरी लिखी। चलिए एनवायरनमेंट की हम बात करें। सो एनवायरमेंटल इश्यूज अब बढ़ गए। ऑब्वियसली बात है, हम नेचर का इस्तेमाल करें, लेकिन अब जो हम नेचर का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचर को ख़राब कर रहा है। ठीक है, इसलिए एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्स वजह से इम्बैलेंस हो गया है अर्थ पे। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है? पोल्यूशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज। आपको पता है अब तो क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है गाइस। करेक्ट, पोल्यूशन बढ़ गया है,
ठीक है, लैंड ख़राब हो रहा है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज एनवायरमेंटल इश्यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम अभी कुछ पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है 9th NCERT की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे हम रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दैट्स द बेसिक मेजर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है बिटवीन रिसोर्स यूज़, ठीक है, एंड कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है रिसोर्सेज की गाइस। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अभी हमें करना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी हेल्प करती टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, मतलब आप समझो गाइस, ज्योग्राफी अभी हमने जितना पढ़ा ज्योग्राफी के बारे में, कभी इतना सोचा है कि हमने ज्योग्राफी पढ़ने से पहले, मतलब आप सोचो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा ज्योग्राफी के बारे में सब बता रहा है, करेक्ट। सो सस्टेनेबिलिटी में भी अचीव करने में भी ज्योग्राफी हमारी मदद करता है, ठीक है, और सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो है उसकी वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट योर इन्वायरमेंट। चलिए, अब हमें 2 डेफिनेशंस दी गई है बाय द 2 पीपल, दैट इज़ योर रिचर्ड हार्टस्टोन एंड हेटना। ना व्हाट इज़ ज्योग्राफी गाइज, हमें 2 अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है इधर। ज्योग्राफी इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ अर्थ सर्फेस। सो गाइज हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी ज्योग्राफी क्लास में, स्टार्टिंग में याद है, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज द अबाउट ऑफ ह्यूमन्स। अब यहाँ पे एक और हमें डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे इन्होंने दी थी, रिचर्ड हार्टस्टोन ने दी थी, दैट ज्योग्राफी जो है वो कंसर्न है विद द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। ये हमें एक पहली डेफिनेशन दी गई थी गाइस, ठीक है। एक और डेफिनेशन है ज्योग्राफी जो यहाँ पे दी गई थी बाय हेटना, दैट इज ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेज ऑफ फिनोमेना यूजली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। सो गाइस बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो बनाई, बट द मेजर डेफिनेशन जो हमें स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अबाउट ऑफ ह्यूमन्स, हमारी मेन डेफिनेशन। दीज आर द की थिंकर्स कि इन लोगों ने कैसे ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। सो दिस इज हाउ ज्योग्राफी वॉज डिफाइंड, ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया गया था एज दिस 2 डेफिनेशंस। तो ये मैंने आपको डाल दिया। आई होप आपको समझ में आ कि यहाँ पे क्यों ये डेफिनेशंस क्यों बनाई, कि हम ये डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हम फिनोमेना के बारे में पढ़ रहे थे, देयरफॉर ये डेफिनेशंस बनाई गई थी बाय दीज 2 पीपल। क्लियर है? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। चलिए आ जाते हैं हमारे समरी पे गाइस। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लिया है हमारे यूपीएससी के लिए, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। चलिए जल्दी से फटाफट मैं आपको एक रिविजन समरी करा देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, कि ज्योग्राफी क्या है, उसके नेचर के बारे में पढ़ा, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा, स्पेशियल डिफ्रेंसिएशन और एरियल डिफ्रेंसिएशन, 2 मेजर डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ा, स्पेशियल और एरियल, उसके सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा, करेक्ट, और 2 मेजर अप्रोचेस के बारे में पढ़ा गाइस, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस इन ज्योग्राफी, ठीक है, प्लीज़ भूलेगा मत। सिस्टमैटिक अप्रोच में हमने कौन कौन से 3 ब्रांचेस पढ़े, और रीजनल में जो हमने 3 ब्रांचेस पढ़े, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो 2 मेजर अप्रोचेस है। एंड हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बाद थोड़ा डिटेल में लास्ट में पढ़ा। सो दिस वॉज योर होल समरी फॉर द चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो। मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। सो लेट्स जस्ट एंड आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। कोई फीडबैक, कोई सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर टाइप करेगा। सो चैप्टर 2 हमारा क्लास 11 ज्योग्राफी का वेडनेसडे को अपलोड होगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप मेरा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उन लोगों को जो NCERT पढ़ रहे हो या UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए गाइज, मिलेंगे हमारे सेकेंड वीडियो में, वेडनेसडे को मिलेंगे। चलिए बाय बाय।